नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमन और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक मौजूद हैं। चर्चा करेंगे पूरे दिन में आज बिहार में क्या कुछ खास रहा है, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जो उछाले गए हैं, किन मुद्दों पर जवाब दिया गया, किन मुद्दों पर पलटवार किया गया है और कौन से मुद्दे वो रहे हैं जो जनहित से जुड़े रहे हैं। तो आज करीब 6 खबरों पर हम सबसे पहले बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर। दरअसल अखिलेश सिंह जो हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा है कि 18 जनवरी को राहुल गांधी आएंगे, बिहार दौरे पर आएंगे। सदाकत आश्रम में कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में संविधान सम्मान का नाम दिया गया है और लगातार संविधान को लेकर राहुल गांधी जिक्र भी करते रहते हैं। और ऐसे में अहम है बिहार में महागठबंधन को लेकर भी पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा था कि महागठबंधन जो बनाया गया है इंडिया गठबंधन वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। तो ऐसे में राहुल गांधी जब आएंगे तो क्या कुछ इन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर खान सर पर हम बात करेंगे क्योंकि आज खान सर को नोटिस दिया गया, प्रशांत किशोर को भी नोटिस दिया गया। दीपक, राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ जानकारी है संक्षेप? राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार, मतलब आप कह सकते हैं कि चुनाव आ गए हैं। जब चुनाव आते हैं तो बिहार में तो बड़े बड़े नेता आए, चुनाव के बाद पहली बार। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार मतलब चुनाव आ गया है। ये महसूस कराने के लिए यह खबर काफ़ी है कि राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। अब देखना यह है दीपक जी कि राहुल गांधी जब बिहार इस बार आएंगे तो इस बार बिहार में एक बर्निंग इशू चल रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन, इस पर वे क्या स्टैंड लेते हैं। क्योंकि आज उनकी पार्टी के एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर मौन व्रत रखा है। तो क्या अभ्यर्थियों की तरफ से वे उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं और अगर ऐसा होता है तो यह अभ्यर्थियों को एक बड़ी ताकत देगा। दूसरा, गठबंधन पे भी चर्चा हो सकती है। 18 तारीख को लालू यादव भी पूरे नेताओं को बुलाया राज्य। हाँ, देखिए तेजस्वी यादव ने, जैसा कि आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो गठबंधन बना, इंडिया अलायंस जो बनाया गया वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी और हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमारा जो महागठबंधन है वो इंटैक्ट है। चलिए, बिल्कुल तो इंटैक्ट है ये कहना है, लेकिन बड़ा सवाल है, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा तो है नहीं। तो लोकसभा में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन सूबे का जब चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है तेजस्वी के सर पर सहरा बंधेगा और तेजस्वी यादव रिक्स इस बार लेना नहीं चाहते। अब बात कर लेते हैं नोटिस को लेकर। बिहार में आजकल नोटिस का खेल खूब हो रहा है क्योंकि कभी प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा जाता है और कभी खान सर को भी आज नोटिस भेजा गया है देर दोपहर, और सुबह में प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा गया है। बीपीएससी को छवि धूमिल करने का आरोप लगा है और ऐसे में 7 दिनों की मोहलत दी गई है और 7 दिनों के अंदर उन्हें जवाब देना होगा। 7 दिनों के अंदर अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो कार्रवाई भी हो सकती है, ये कहना है बीपीएससी का। अब बात कर लेते हैं पप्पू यादव को लेकर, क्योंकि पप्पू यादव, मैं कहना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि खान सर और प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा गया, लीगल नोटिस, इस पर एक बड़ा दिलचस्प जवाब आया है इन दोनों के समर्थकों की ओर से। ये बता रहे थे, कुछ समर्थकों से बात हो रही थी मेरी, प्रशांत किशोर के भी समर्थक और खान सर के भी समर्थक, बताया, इन लोगों ने कहा कि देखिए नोटिस जो सरकार भेज रही है, बिहार लोक सेवा आयोग भेज रहा है, ये हमें डराने के लिए भेज रहा है। लेकिन सच ये है कि इन नोटिस से यह साफ है कि हम डरने वाले नहीं हैं, सरकार डरी हुई है या बिहार लोक सेवा आयोग डरा हुआ है। मतलब कि यह नोटिस हमें मिल रहा है, इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये सही जा रहे हैं समर्थकों का कहना। अब देखना होगा क्योंकि कानूनी लड़ाई है, दिलचस्प लड़ाई है। सड़क पे भी लड़े जा रहे हैं, सदन में भी लड़े जा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि हम संसद में भी उठाएंगे सड़क पे। जैसा कि आपको पता है, गर्दनी बाग, गांधी मैदान, तमाम जगहों पर अलग अलग ज़िलों में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी देखना होगा कि सड़क, सदन और कानूनी भी लड़ाई लड़ी जा रही। सुप्रीम कोर्ट से मामला फिर पटना हाईकोर्ट आ गया। बात कर लेते हैं अब, अगर बात करें तो डीके टैक्स को लेकर आज खूब हंगामा हुआ। प्रशांत किशोर लगातार बयान दे रहे हैं। एक ज़माना था 2017 में जब कहा जाता था आरसीपी टैक्स, हालांकि आरसीपी का मतलब सबको पता है लेकिन डीके का मतलब किसी को नहीं पता है। अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एक नीतीश कुमार को कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है सफल होंगे? नहीं, देखिए जदयू की तरफ से बहुत तीखा जवाब दिया गया है। इसका जवाब में कहा गया है कि क्या साला टैक्स, मामा टैक्स, ये सारे जो टैक्स लगते थे लालू राबड़ी कार्यकाल में, वो उन सारे टैक्स के बारे में राष्ट्रीय जनता दल भूल गया। और
देखिए डीके टैक्स मुझे नहीं पता और मैं इस बात पर जाना भी नहीं चाहूँगा कि किस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अगर आप किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास पूरे सबूत होने चाहिए और सबूत के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी नेता पर आरोप लगाते हैं तो वो सीधे सीधे सामने आकर अपनी बात कह पाता है। नीतीश कुमार को समर्थ घोषित करना चाह रहे थे। नहीं तो नीतीश कुमार को आप यह घोषित करना चाहते हैं कि वे कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, आप करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जदयू ने ही तो पूछा है ना कि आप किसी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आप अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं, और यह वही पार्टी है जिसके कार्यकाल में साला टैक्स और मामा टैक्स लिया जाता था। चलिए, बिल्कुल साला टैक्स तक पहुंच गया है, क्योंकि अभी तक डीके, आरसीपी, अब साला मामा सब आ गया है, क्योंकि बिहार की राजनीति में परिवारवाद खूब हावी रहते हैं और परिवार से कहाँ साला टैक्स मामा टैक्स छूट सकता है। नीरज कुमार ने आरोप लगाया, अशोक चौधरी ने भी यही बात कहा, जमा खान जो हैं मंत्री हैं सूबे के, उन्होंने भी इस बात को दोहराया है। देखना होगा आरजेडी की तरफ से क्या कुछ इसका जवाब दिया जाता है। बात कर लेते हैं प्रगति यात्रा को लेकर। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे निकले हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं पिछले 19 सालों में उन्होंने बिहार की कितनी प्रगति की है, ये बड़ा सवाल है, और वो देखना चाह रहे हैं क्योंकि उनका यह अब आखिरी कार्यकाल होगा 2025 में। अगर विधानसभा चुनाव में जीत कर आते हैं, आज दरभंगा पहुंचे थे, करोड़ों रुपये की योजनाओं की सौगात दी है, लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच जब वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचे, शान से पहुँचे, सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन इस सुरक्षा के बीच में एक बड़ी गलती हो गई, उनकी गाड़ी को ठेलना पड़ा। धक्का मार बिहारी भाषा में कहते हैं, और धक्का मार की स्थिति आज पूरे देश में चर्चा। नहीं, देखिए नीतीश कुमार का यही यूएसपी है ना, वे यही कहते हैं कि बिहार, जब भी आप उनकी बात सुनेंगे तो यहीं से शुरू करते हैं कि यह बीमार राज्य था, यहाँ शाम 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था। मैंने जो है उस बिहार को जहां शाम 5 बजे कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता था, वहाँ आज बेटियां आइसक्रीम खा रही हैं रात में, यही उनकी यूएसपी है। लेकिन सवाल उठता है कि अब जो है बिहार का युवा रोजगार मांग रहा है, अब जो है सिर्फ वो जंगल राज का डर दिखाने से काम नहीं चलेगा, और इस बात को नीतीश कुमार भी बखूबी समझते हैं, और इसीलिए अब वे प्रगति की बात कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रगति यात्रा में जाते हैं, महिलाओं के लेकर जिक्र करते हैं कि पहले देखिए लालू के शासनकाल में महिलाएं खूबसूरत नहीं थी, अब खूबसूरत हैं। नहीं दीपक जी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, ये तो विपक्ष कह रहा है ना, उनको तोड़ मड़ोड़, उन्होंने बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिस पर इतना बवाल। हाँ, उनकी देखिए मंशा जो मुख्यमंत्री की थी, मैंने सुना उनका बयान था कि महिलाएं देखिए कितना आगे बढ़ी, ये वे कहना चाहते थे। उनका महिलाओं के रूप पर या महिलाओं के पर कोई टिप्पणी नहीं थी, उनका कहना था कि पहले के समाज में, बिहार के समाज में महिलाएं हाशिए पर खड़ी थी। आप देखिए महिलाओं का कितना उत्थान हुआ, सशक्तिकरण हुआ, एम्पावरमेंट हुआ, इस पर बोल रहे थे। चलिए, ये बिल्कुल नीतीश कुमार प्रगति के जरिए, प्रगति यात्रा के जरिए प्रगति देखना चाहते हैं, और उन्हें दिख भी रहा है, हर जगह पे जाके करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं। अब देखना होगा जब प्रगति यात्रा खत्म होगा तो फिर नीतीश कुमार क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं, क्योंकि 15वीं उनकी प्रगति यात्रा है बिहार में, जब से वो मुख्यमंत्री बने, 19 साल से इस सूबे के मुखिया हैं, और जाहिर सी बात है 15 सालों से यात्रा के जरिए वो समझने की कोशिश करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं किन योजनाओं को और भी बढ़ाया जाएगा, किन योजनाओं को बैक किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक और बड़ा मुद्दा आज बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफ़ी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कह दिया कि बहुत जल्द होगा, खरमास खत्म होने का इंतजार कीजिए, मकर संक्रांति खत्म होने का इंतजार कीजिए, उसके बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आपको पता होगा 30 मंत्री हैं अभी बिहार में, जिसमें से 15 बीजेपी कोटे से हैं, दोनों डिप्टी सीएम लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर अगर जेडीयू कोटे से बात करें 3 हैं, और एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष सुमन, और एक निर्दलीय हैं सुमित सिंह जो चकाई से विधायक हैं। तो 30 मंत्री हैं, 6 का सीट खाली है, इस बार 4 बीजेपी कोटे से बन सकते हैं, 2 जो है जेडीयू कोटे से। अब वो कौन सा इलाका है वो थोड़ा सा समझ लें। हाँ देखिए, उसमें प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि कुछ क्षेत्र छूट गए हैं और कुछ जाति सरकार तो जब बनेगी तो जातिगत समीकरण पर बनेगी, ये बिहार है, तो कुछ कहा जा रहा है कि कुछ जातियां भी को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र में जैसे शाहबाद क्षेत्र में बीजेपी और जेडीयू कमजोर है, हाँ वो भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी मुद्दा है, और जातिगत जो समीकरण है कुछ जातियों को भी प्रतिनिधित्व देने का मुद्दा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कटिहार,
पूर्णिया किशनगंज के क्षेत्र से किसी को मौका मिल सकता है। ये कहा जा रहा है कि शाहाबाद जो बक्सर का इलाका है, हाँ, वहाँ से शाहाबाद से मतलब एक किसी को मौका मिल सकता है। और ये देखिए कहा जा रहा है कि मगध से किसी को मौका मिल सकता है। तो देखिए अभी ये कहा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल अभी बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं बिहार के, और मंत्री भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि नहीं, एक व्यक्ति ही एक पद संभालेगा, एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा रहा है, ऐसी खबर है सूत्रों के हवाले से, कि दिलीप जायसवाल मंत्री पद छोड़ सकते हैं। तो फिर डिप्टी सीएम दोनों के पास कई विभाग हैं। नहीं, विभाग हो सकता है, विभाग होने में दिक्कत नहीं है, पद 2 है, मतलब वही भारतीय जनता पार्टी को भी संभाल रहे हैं और वही सरकार में मंत्री भी हैं। तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं हो रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वे छोड़ सकते हैं मंत्री पद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मतलब एक सीट के लिए और जगह बनेगी भारतीय जनता पार्टी के पास। तो आप समझिए कि अब जातिगत समय कहा जा रहा है कि अगड़ी जातियों में कुछ को ओबीसी में साधने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। बिल्कुल, हाँ। तो खरमास से पहले तो कुछ होता नहीं है बिहार में। तो हम लोगों को ये जानने के लिए कि हमारे कौन मंत्री बनने जा रहे हैं हमारे राज्य के, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा खरमास तक, क्योंकि खरमास तक कुछ भी बिहार में नए काम नहीं होते हैं। हालांकि सियासी खूब होते हैं, सियासत खूब होते हैं और सियासत हो भी रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। कहना चाहूँगा कि एक और बड़ी खबर है कि आनंद मोहन इस बार जो दही चूड़ा, उस बारे में भी बताइए दर्शकों को। बिहार में देखिए दही चूड़ा को लेकर और खरवास को लेकर जब भी जिक्र होता है, कहा जाता है जनवरी और फरवरी का माह ऐसा होता है जब यहाँ पे सियासत में कुछ नया होते हैं। नीतीश कुमार खामोश हो जाते हैं जब दिसंबर के लास्ट आखिरी होता है और जनवरी में कुछ बड़ा बोलते हैं। लालू यादव अपने घर पे भोज करते हैं, खिचड़ी का, दही चूड़ा का, और वहाँ पे नए नए समीकरण साधे जाते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होने हैं। तो इस बार आनंद मोहन की तरफ से दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा गया। देखना होगा उस दही चूड़ा के, नीतीश कुमार भी जाएंगे, बिल्कुल राज्यपाल भी जा रहे हैं, राज्यपाल भी जा रहे हैं, नीतीश कुमार भी जा रहे हैं, और आनंद मोहन जो इस भूमिका में अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनके यहाँ से बिहार की राजनीति जो करवट लेती है खरमास के बाद, वो उनके आवाज़ से लेने लगेगी। चलिए, तो उसके लिए इंतजार करना होगा 14 तारीख का जब भोज का आयोजन होगा। और आप बात कर लेते हैं आखिरी में प्रशांत किशोर को लेकर। दरअसल प्रशांत किशोर को लेकर एक बड़ी खबर ये है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, सीधे आवास पहुंचे, शेखपुरा स्थित अपने आवास पे मंथन कर रहे हैं। कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं, कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं छात्रों को लेकर। वो क्या कुछ है वो समझ लेते हैं बस। प्रशांत किशोर ने आज गजब का पॉलिटिकल समझ, गजब की पॉलिटिकल समझ दिखाई है। आप देखिए पूरा जो पुलिस बल था वो मौजूद है वहाँ अस्पताल में। अधिकारी के कान खड़े हैं कि कब प्रशांत किशोर निकले वहाँ से, और किसी को कानों कान खबर नहीं है, और प्रशांत किशोर निकल जाते हैं। और प्रशांत किशोर कहाँ पहुँच जाते हैं? प्रशांत किशोर अपने आवास पहुँच जाते हैं, शेखपुरा हाउस। और उसके बाद पता चलता है तो प्रशांत किशोर की रणनीति सिर्फ 2 से 3 बार प्रशांत किशोर अपनी रणनीति का जलवा इस पूरे आंदोलन में दिखा चुके हैं, और आज फिर प्रशांत किशोर ने दिखाया। और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर शेखपुरा हाउस में अपने आवास में अपने बहुत करीबी लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, और इस बैठक के बाद आज रात ही या कल सुबह वे बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि अब यह पूरा आंदोलन, आपको जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने अभी भी अपना आमरण अनशन खत्म नहीं किया है। वे अस्पताल में रहे, अस्पताल में उनको आईवी के माध्यम से दवाएं दी गई, लेकिन डॉक्टरों की लाख जिद के बावजूद, डॉक्टरों के बार बार अनुरोध करने के बावजूद, यहाँ तक कि उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास को दिल्ली से डॉक्टरों ने इस उम्मीद के साथ बुलाया कि वे मना लेंगी। लेकिन इस बार जो कहा जाता था कि प्रशांत किशोर अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो उनको कोई नहीं मना सकता है सिवाय उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास के। लेकिन इस बार डॉक्टर जानवी दास भी फेल हो जाती हैं और प्रशांत किशोर ही उनको मना लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, छात्रों के लिए आंदोलन जारी रखना जरूरी है और मेरा आमरण अनशन अब पीछे नहीं लौट सकता है। चलिए, तो बिल्कुल ये प्रशांत किशोर से जुड़ी खबर थी, क्योंकि प्रशांत किशोर अब निकल गए हैं। देखना होगा कल सुबह तक या कल शाम तक क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं। लेकिन बिहार के सियासत में बहुत कुछ होता है, होता भी रहेगा। पल पल के लिए अपडेट के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।